राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रिसोर्सेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, ये आपकी एस चांद की बुक है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। इसके साथ ही बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको वेरियस चैप्टर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉइल इज द कंपोनेंट ऑफ, जो सॉइल है वो किसका कंपोनेंट है? यहाँ ऑप्शन दे रखे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो गैसेस होती हैं जो हमको सराउंड करे हुए हैं चारों तरफ से, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब भी वाटर होता है, तो अर्थ पे जो भी वाटर कंटेंट बॉडी है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती है। लिथो मतलब होता है सॉइल, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा लिथोस्फेयर विच कंटेन द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, अगर हम एयर के बारे में बात करें तो ये मिक्सचर है कई गैसेस का, जहां पर कि नाइट्रोजन जो मिलता है वो मिलता है 78.09%, ऑक्सीजन मिलता है 20.95%, जिसको हम 21% भी बोलते हैं। आर्गन मिलता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 0.04%, और जो वाटर वेपर है वो मिलता है 0.25%। तो ये हमारे कंपोनेंट है एयर के। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन देखिए नहीं है कंपोनेंट एयर का, जैसे कि मैंने आपको बताया। बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सी और डी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है सी में और डी में भी दे रखा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द एयर एज द मिक्सचर। फिर थर्ड के बारे में बात करते हैं। विच वन इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कौन सी है जो कभी खत्म नहीं होगी? ऐसी रिसोर्स को हम इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं, और जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी आने वाले वक्त में, वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम वगैरह आता है, जो कि आने वाले समय में जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। फिर आता है मिनरल, तो मिनरल भी आपके खत्म हो जाएंगे बिकॉज ये हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल के थ्रू मिलता है। सॉइल अभी काफी इरोजन हो रहा है, इस पे कैंपेन्स भी चल रहे हैं काफी कि सॉइल बचाओ, तो ये भी खत्म हो जाएगी अगर इसका रखरखाव नहीं किया गया। लेकिन सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन ऐसा है जो कि इनएग्जॉस्टिबल है और काफी लंबे समय तक बने रहेंगे। जब तक ये धरती है तब तक सॉइल रेडिएशन रहेगा ही रहेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के लिए सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो बादल बनते हैं वो एटमॉस्फेयर की किस पार्ट में बनते हैं? तो एटमॉस्फेयर को जनरली हम 5 पार्ट्स में, 5 लेयर्स में बांटे हुए हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है आपका मीजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर फिफ्थ है आपका एक्सोस्फेयर। तो जो सबसे पास में जो आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की जहाँ पर कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके साथ बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू विच हाइट द ओजोन स्पेयर प्रेजेंट ओवर द इक्वेटर, कितनी हाइट पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है? तो ये है 23 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन स्पेयर है, यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। 6 है आपका राजस्थान एंड गुजरात फॉल अंडर। देखिए राजस्थान और गुजरात दोनों ही ऐसे जहाँ पर की जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, हैंस दे आर डेजर्ट एरिया ऑल्सो, रेगिस्तान है। तो जहाँ पे पानी बहुत कम होता है उसको बोलते हैं एरिड जोन। क्या बोलते हैं? एरिड जोन, बहुत ही कम बारिश होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेमी एरिड में ना बहुत ज्यादा हो रही है ना बहुत कम हो रही है, इसी तरह से इंटरमीडिएट भी ऐसा है, ना तो बहुत ज्यादा हो रही है ना बहुत कम। वेट जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर आता है 7th, एसपीएम इंक्लूड। एसपीएम क्या मतलब क्या है? तो पहले हम एसपीएम की फुल फॉर्म जानते हैं यहाँ पर। तो एसपीएम होता है, एस मतलब सस्पेंडेड, पी मतलब होता है पार्टिकुलेट, फिर एम होता है आपका मैटर। तो देखिए जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये मिक्सचर होता है किसका? इसमें स्मोक आता है, इसमें आपका शूट आता है, फ्लाई ऐश आता है, डस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, फ्लाई ऐश एसपीएम इंक्लूड करता है, साथ ही डस्ट भी करता है और शूट एंड स्मोक भी करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, उसके हेल्प से आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पेन, तो ये कोई पेन कार्ड नहीं है। यहाँ पे जो पेन का जो फुल फॉर्म आएगा वो हमको देखना पड़ेगा, वो है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये काफी टॉक्सिक होता है और ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के थ्रू बनता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पेन। जो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रखा है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड बाय। जो फोटोकेमिकल, फोटो माने लाइट के थ्रू केमिकल रिएक्शन करके जो स्मोक बन रहा है, स्मोक का मतलब होता है आपका स्मोक प्लस फॉग, जो कि जनरली सर्दियों में हम देखने के लिए मिलता है बनता हुआ। तो ये कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट, तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो ये जनरली क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा 9th का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 10th आता है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो डिफरेंट चीजों की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, तो तीनों ही फैक्टर्स के लिए काम करते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजर्स आपके मेन होते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे डीडीटी हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इनकी वजह से होता है। और बायोलॉजिकल जो इंसान या जानवर फैला रहे हैं, तो उन फैक्टर्स की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं, रन ऑफ फर्टिलाइजर रिच क्रॉप फील्ड कॉजेज। जैसे कि आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पे फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, और जब वो ज्यादा अमाउंट में कर लिया जाता है तो वो फर्टिलाइजर बहकर जो पास में जो वाटर बॉडीज होता है वहां चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो एल्गी होती हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, तो इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम की वजह से क्या हो रहा है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं। और एल्गल ब्लूम को हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज आएगा एक्सेस फर्टिलाइजर्स के रन ऑफ की वजह से। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 12th के बारे में बात करते हैं, कैडमियम पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी प्रोड्यूस अ डिसीज ऑफ ह्यूमन कॉल्ड। जो कैडमियम एलिमेंट की वजह से जो ह्यूमंस के अंदर डिसीज पैदा हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ये है इटाई। इटाई ऑप्शन डी में दे रखा है। इटाई, इटाई का प्रोनाउंसिएशन इट पेन भी होता है। इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमंस की जो बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उसमें दर्द महसूस होने लगता है। दैट डज द मीनिंग ऑफ इटाई। इटाई कैडमियम की वजह से होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, परकोलेशन टैंक्स एंड वेल आर यूज्ड फॉर। मतलब जो टैंक्स हैं जो इरिगेशन के लिए जनरली यूज किए जाते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए भी यूज किए जाते हैं। उनका यूज क्यों हो रहा है, तो इट इज फॉर इरिगेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लड वाटर और द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तीनों के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। इसमें से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एयर के थ्रू, किसके थ्रू होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दे रखा है वो दे रखा है एलिबियल। तो जो एलिबियल सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रनिंग वाटर के थ्रू होता है, तो सॉइल के थ्रू तो नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है एलोलियन, तो ये होता है एयर की वजह से, मतलब विंड की वजह से होता है, तो बी ऑप्शन एकदम ठीक होगा। फिर बात करते हैं एल्यूबियल, तो ये जो होता है ये ग्रेविटी की वजह से होता है। सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ग्रेविटी की वजह से होता है। और ग्लेशियल होता है ग्लेशियर की वजह से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। दैट सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज नोन एज अ एलुलियल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, सॉइल दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे सॉइल के टाइप दे रखे हैं और बताना है कि कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा बेस्ट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। देखिए ऐसी सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है जो ना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है और ना जिसको जो ज्यादा पानी को होल्ड भी नहीं करती है और बहने भी नहीं देती है, मीडियम होना चाहिए। तो ऐसी सॉइल है लोम सॉइल। तो loam soil is a mixture of soil that is the ideal plant growing medium. It is a mixture of clay, silt and sand. It can hold plenty of moisture but also drain well so that the sufficient air can reach the roots. Question number 16 आता है, sun causes weathering of rock through. जो sun है
वो वेदरिंग ऑफ रॉक कैसे करता है। देखिए अगर हम वेदरिंग के बारे में बात करते हैं तो वेदरिंग का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लेयर रॉक्स इनटू स्मॉल मिनरल पार्टिकल, दैट इज नोन एज द वेदरिंग ऑफ रॉक। सन जब हीट मॉर्निंग में देता है, सुबह के टाइम पे देता है, तो क्या होता है जो रॉक्स हैं वो एक्सपेंड होती हैं डे टाइम में, और रात में जब कूल होता है तो यही रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक देखा जाता है। तो एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना फिजिकल फीचर है, फिजिकल फिनोमिना है। तो सन की वजह से फिजिकल फिनोमिना है जिसमें कि आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स देखी जाती है। फिर आता है यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 17 बोलता है बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय, कि जो मिट्टी पहाड़ों से झड़कर आ रही है बायोलॉजिकल मींस की वजह से, वो किसकी वजह से हो रही है। तो देखिए ये प्लांट रूट की वजह से भी होता है, ये लाइकेंस की वजह से भी होता है, ये मोजिस की वजह से भी होता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से और कुछ ऑर्गेनिक रेजिड्यूज है उनकी वजह से भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि एबीसी में आपको वही फैक्टर्स दे रखे हैं जिनकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग देखी जा रही है सॉइल की। फिर आता है 18 विंड ब्रेक आर। देखिए जब बहुत तेजी से हवा बहती है तो अपने साथ मिट्टी को इरोज करके ले जाती है, सॉइल इरोजन देखा जाता है। तो ऐसी चीजें जो ये हवा की गति को कम करती हैं वो बताना है। तो यहाँ पे हम अगर हम ट्रीज को रोज में लगा देंगे और बहुत सारे श्रूप्स लगा देंगे तो सॉइल इरोजन कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी ठीक आएगा, रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रूप्स। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। साइन ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इंक्लूड। तो जैसा मैंने बताया कि जब एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं तो एल्गल ब्लूम होता है, एल्गी जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सी में दे रखा है एल्गल ब्लूम। तो साइन ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूड द एल्गल ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। मिनेमाटा ह्यूमन डिसीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय। जो मिनेमाटा जो डिसीज होती है ये होती है मिथाइल मरकरी की वजह से। ये पॉइजनिंग है दैट अकर्ड इन ह्यूमन हु ingested fish and shellfish contaminated by the methyl mercury discharge in wastewater from a chemical plant. So that disease is caused by the mercury because mercury is given here, not the methyl. So we are going to be correct the answer as mercury. अब ये लास्ट आपका पेज रह गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अपने प्रॉब्लम्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही आप एप्रिसिएशन भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 21 है ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। देखिए ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस तरह का पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने में हेल्प करता है। तो क्योंकि वो अपना फूड खुद ही ग्रो कर सकते हैं तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम कंप्राइज बोथ एबायोटिक। देखिए एबायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सॉरी नॉन लिविंग होता है एबायोटिक का मतलब, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इकोसिस्टम जिसमें कंप्राइज करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। तो बायोटिक माने लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बायोटिक है लिविंग है, इसमें आपके प्रोड्यूसर भी आएंगे, इसमें आपके डिकम्पोजर भी आएंगे, इसमें आपके सेप्रोफाइट्स भी आएंगे, इसमें आपके पैरासाइट्स भी आएंगे, कंज्यूमर्स भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तीनों ही लिविंग है तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। नेम द गैस विच प्ले द मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में मेजर रोल प्ले करती है। देखिए अर्थ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, डेंसिटी में बहुत हैवी होती है तो अर्थ सरफेस के पास में रहती है। अब क्या होता था कि सनलाइट आती थी और मैक्सिमम पार्ट उसका दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने की वजह से ये सनलाइट अर्थ पे ही ट्रैप हो जाती है। तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो मेजर रोल जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस अपना क्रिएट कर रही है यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 ग्रीन हाउस गैस
इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट से जो IR रेज आ रही है, माने कि जो इंफ्रारेड रेज आ रही हैं, ये एब्जॉर्ब होती हैं बाय दी सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, जो कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। तो ऑप्शन बी IR रेज आएगा, इंफ्रारेड रेज। फिर 25 के बारे में बात करते हैं। ओजोन होल अंटार्कटिका अपीयर्स ड्यूरिंग, जो अंटार्कटिका पे जो ओजोन होल है वो किस मौसम में नजर आता है? तो वो आता है स्प्रिंग में, क्योंकि ये सितंबर मंथ में पड़ता है, स्प्रिंग का सीजन। इस वक्त क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग विंड सर्कुलेट अराउंड द कॉन्टिनेंट, इट क्रिएट the atmospheric container which tend to create a hole inside the Antarctica, and this weird depletion of Antarctica zone there is also known as the ozone hole. So right option is the spring. तो मंथ पूछा जाए तो सितंबर अक्टूबर आपका आ सकता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।